अध्याय 29 माया पंछी का विलाप। यहां आओ हैरी। नहीं, तुम यहां नहीं ठहर सकते हैरी, अब चलो। नहीं, वो डंबलडोर के पास से नहीं हटना चाहता था। वो कहीं नहीं जाना चाहता था। उसके कंधे पर रखा हैग्रिड का हाथ कांप रहा था। फिर एक और आवाज आई, चलो हैरी। एक छोटे और गर्म हाथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाया। उसने इसके दबाव का बिना सोचे पालन किया। जब वो भीड़ में बिना देखे चलने लगा, तब जाकर उसे हवा में फूलों की खुशबू से एहसास हुआ कि ये जिनी थी जो उसे महल की तरफ ले जा रही थी। उसे बहुत सी अस्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही थीं। रात के अंधेरे में सुबकियां, चिल्लाने की आवाजें और विलाप सुनाई दे रहा था। लेकिन हैरी और जिनी चलते चले गए। वे प्रवेश हॉल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। हैरी के सामने कुछ धुंधले चेहरे तैर कर आए। लोग उसकी तरफ देखकर घूर रहे थे, फुसफुसा रहे थे और हैरान हो रहे थे। जब वे दोनों संगमरमर की सीढ़ियों की तरफ जाने लगे तो फर्श पर गर्म द्वार के माणिक खून की बूंदों की तरह चमक रहे थे। जिनी बोली, हम लोग अस्पताल जा रहे हैं। मैं घायल नहीं हूं, हैरी ने कहा। यह मैकगोनेगल का आदेश है, जिनी ने कहा। सब लोग वहीं हैं रॉन, हरमाइनी, ल्यूपिन और बाकी सभी। डर एक बार फिर हैरी के सीने में उभर आया। वो उन स्थिर आकृतियों को भूल गया था जिन्हें वो पीछे छोड़ आया था। जिनी, और कौन मरा है? फिक्र मत करो, हम में से कोई नहीं मरा है। लेकिन मौत का निशान, मेलफॉय ने कहा था कि वो किसी के शरीर को लांघ कर गया था। वो बिल को लांघ कर गया था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, बिल जिंदा है। बहरहाल उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जिससे हैरी जान गया कि कोई गड़बड़ हो गई है। पक्का, एकदम पक्का। मगर उसकी हालत थोड़ी खराब है। ग्रेबैक ने उस पर हमला किया था। मैडम पॉम्फ्री कहती हैं कि अब वो पहले जैसा नहीं दिख पाएगा। जिनी की आवाज थोड़ी कांपने लगी। हम दरअसल ये नहीं जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा मतलब है कि ग्रेबैक नर भेड़िया है, लेकिन वो उस समय भेड़िए के रूप में नहीं था। लेकिन बाकी लोग वहां पर और शरीर भी तो पड़े थे। नेविल अस्पताल में है, लेकिन मैडम पॉम्फ्री कहती हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर फिल्टविक बेहोश हो गए थे, लेकिन वे ठीक हैं, बस थोड़े कमजोर हैं। वे चील घात के विद्यार्थियों की देखभाल करने के लिए जाने की जिद कर रहे थे और एक प्राणभक्षी मारा गया। वो उस मारक शाप से मरा जो सुनहरे बालों वाला ऊंचा भूरा प्राणभक्षी हर तरफ फेंक रहा था। हैरी, अगर हमारे पास तुम्हारा खुशकिस्मती काढ़ा नहीं होता तो मुझे लगता है कि हम सभी मर गए होते। लेकिन उस काढ़े के कारण हर शाप हमारे पास से निकल गया। वे लोग अस्पताल के पास पहुंच गए। दरवाजा खोलने पर हैरी ने देखा कि नेविल दरवाजे के पास वाले पलंग पर सो रहा था। रॉन, हरमाइनी, लूना, टोंग्स और ल्यूपिन वार्ड के दूर वाले छोर के एक पलंग के पास थे। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उन्होंने ऊपर देखा। हरमाइनी हैरी के पास भागकर आई और उसके गले लग गई। ल्यूपिन भी चिंतित दिखते हुए आगे आए। तुम ठीक हो हैरी? मैं ठीक हूं। बिल कैसा है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हैरी ने हरमाइनी के कंधे के ऊपर से देखा। उसे बिल के तकिए पर एक ऐसा चेहरा दिखा जिसे वो पहचान नहीं पाया। ये चेहरा इतनी बुरी तरह कटापिटा था कि विभत्स दिख रहा था। मैडम पॉम्फ्री उसके घावों पर बदबूदार हरा मलहम लगा रही थी। हैरी को याद आया कि स्नेप ने मेलफॉय के सेक्टम सेम्परा के घावों को अपनी छड़ी से कितनी आसानी से ठीक कर दिया था। उसने मैट्रन से पूछा, क्या आप किसी सम्मोहन या मंत्र से इन घावों को ठीक नहीं कर सकती? इन पर कोई जादू काम नहीं करता है, मैडम पॉम्फ्री ने कहा। मैं जितना जानती हूं वो सब आजमा कर देख चुकी हूं, लेकिन नरभेड़िए के कांटे का कोई इलाज नहीं है। लेकिन उसे पूर्णिमा के दिन नहीं काटा गया है, रॉन ने कहा, जो अपने भाई के चेहरे को इस तरह देख रहा था जैसे सिर्फ घूरने से वो ठीक हो जाएगा। ग्रेबैक ने रूप नहीं बदला था, इसलिए निश्चित रूप से बिल असली नरभेड़िया नहीं बन। उसने ल्यूपिन की तरफ अनिश्चितता के साथ देखा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बिल असली नरभेड़िया बनेगा, ल्यूपिन ने कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई संक्रमण नहीं होगा। ये शापित घाव हैं, ये शायद कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएंगे और इसके बाद बिल में भेड़िए जैसे कुछ गुण आ जाएंगे। रॉन बोला, शायद डंबलडोर कोई चीज जानते होंगे जो काम आ जाए। वे कहाँ हैं? बिल डंबलडोर के आदेश पर उन वहशियों से लड़ा था। डंबलडोर को उसका ध्यान रखना होगा। वे उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकते। जिनी बोली, रॉन, डंबलडोर मर चुके हैं।
नहीं, ल्यूपिन ने जिनी से हैरी की तरफ आवेश में देखते हुए कहा, जैसे उम्मीद कर रहे हों कि हैरी उसकी बात काट देगा। लेकिन जब हैरी ने ऐसा नहीं किया तो ल्यूपिन बिल के पलंग के पास वाली कुर्सी पर लुढ़क गए और उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। हैरी ने ल्यूपिन को पहले कभी बेकाबू होते नहीं देखा था। उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी व्यक्तिगत चीज में दखल देने की गुस्ताखी कर रहा है। उसने मुड़कर रॉन से निगाह मिलाई। आंखों ही आंखों में उसने जिनी की बात की पुष्टि कर दी। वे कैसे मरे? टोंक्स ने फुसफुसा कर पूछा। ये कैसे हुआ? स्नेप ने उन्हें मार डाला, हैरी ने कहा। मैं वहां था, मैंने ये देखा था। हम लोग खगोल शास्त्र की मीनार पर लौटे थे क्योंकि निशान वही था। डंबलडोर बीमार थे, कमजोर थे, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमें सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी तो वे समझ गए कि ये चाल थी, जाल था। उन्होंने मुझे शाप से बांध दिया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं अदृश्य चोगे के नीचे था। और फिर मैलफॉय दरवाजे से भीतर आया और उसने उन्हें निरस्त्र कर दिया। हरमाइनी ने तेजी से अपने हाथ मुंह पर रख लिए और रॉन कराहने लगा। लूना का मुंह कांपने लगा। फिर प्राणभक्षी आए और इसके बाद स्नेप आया और स्नेप ने ये काम कर दिया। मृत्यु दंशम। हैरी आगे नहीं बोल पाया। मैडम पॉम्फ्री रोने लगी। किसी ने उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ जिनी फुसफुसा कर बोली, सुनो। थूक गटकते हुए मैडम पॉम्फ्री ने अपने मुंह पर उंगलियां रख लीं और उनकी आंखें फैल गईं। बाहर अंधेरे में कहीं पर माया पंछी ने एक दुखद तान छेड़ दी थी। हैरी ने इतना दुखद और मर्मस्पर्शी संगीत पहले कभी नहीं सुना था। हैरी को महसूस हुआ जैसे उसे माया पंछी के गीत के बारे में पहले भी महसूस हो चुका था कि ये संगीत उसके बाहर नहीं बल्कि भीतर था। ये उसका ही दुख था जो जादू से संगीत में बदल गया था और मैदान के पार तथा महल की खिड़कियों के भीतर गूंज रहा था। उसे मालूम नहीं था कि वे लोग कितनी देर तक वो संगीत सुनते रहे। ना ही उसे ये पता था कि इसे सुनने के बाद उनके दिल का दर्द थोड़ा कम क्यों हो गया। बहरहाल ऐसा लगा जैसे बहुत समय बाद अस्पताल का दरवाजा खुला और प्रोफेसर मैकगोनेगल वार्ड में दाखिल हुई। बाकी सभी की तरह उनके शरीर पर भी हाल में हुई लड़ाई के निशान थे। उनके चेहरे पर खरोंचें थीं और उनके दुशाले कई जगह से फटे थे। मौली और ऑर्थर आ रहे हैं, उन्होंने कहा, जिससे संगीत का जादू टूट गया। सभी लोग इस तरह जाग गए जैसे तंद्रा में से बाहर आ रहे हों। वे बिल को देखने के लिए, अपनी आंखें मलने के लिए, अपने सिर हिलाने के लिए मुड़े। हैरी, क्या हुआ था? हैग्रिड के अनुसार तुम प्रोफेसर डंबलडोर के साथ थे जब ये हुआ था। वो कहता है कि प्रोफेसर स्नेप इस मामले में शामिल थे। स्नेप ने डंबलडोर को मार डाला, हैरी ने कहा। प्रोफेसर मैकगोनेगल ने उसे एक पल के लिए घूरा, फिर वे खतरनाक तरीके से लहराई। मैडम पॉम्फ्री, जो अब थोड़ा संभल गई थीं, उठकर आगे की तरफ भागी और उन्होंने हवा से एक कुर्सी प्रकट करके मैकगोनेगल के नीचे सरका दी। स्नेप, मैकगोनेगल ने धीरे से कुर्सी पर गिरते हुए कहा। हम सभी हैरान थे, लेकिन वे हमेशा स्नेप पर भरोसा करते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। स्नेप बहुत ही काबिल गुप्त ज्ञाता है, ल्यूपिन ने कहा। उनकी आवाज बहुत कठोर थी। हम हमेशा ये बात जानते थे, लेकिन डंबलडोर को पक्का भरोसा था कि वो हमारी तरफ है। टोंक्स ने फुसफुसा कर कहा, मुझे हमेशा लगता था कि डंबलडोर स्नेप के बारे में ऐसा कुछ जानते होंगे जो हम नहीं जानते थे। वे हमेशा यही संकेत देते थे कि उनके पास स्नेप पर भरोसा करने का अटल कारण है। प्रोफेसर मैकगोनेगल ने कहा, जो अब चौकड़ी की किनारी वाले रुमाल से अपनी भीगी आंखों के कोने पूंछ रही थीं। मेरा मतलब है, स्नेप के इतिहास को देखते हुए जाहिर है लोगों को शक होना ही था, लेकिन डंबलडोर ने मुझसे साफ कह दिया कि स्नेप का पछतावा बिल्कुल असली है। वे उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं थे। टोंक्स बोली, मैं ये जानना चाहूंगी कि स्नेप ने उन्हें भरोसा दिलाने के लिए आखिर कहा क्या था। मैं जानता हूं, हैरी ने कहा, और वे सब मुड़कर उसे घूरने लगे। स्नेप ने वोल्डेमार्ट को वो जानकारी दी जिसकी वजह से वोल्डेमार्ट मेरे मम्मी डैडी की हत्या करने गया। फिर स्नेप ने डंबलडोर से कहा कि उसे ये एहसास नहीं था कि उसने क्या कर दिया है। उसने कहा कि उसे सचमुच अफसोस है कि उसने ये काम किया है। उसे अफसोस है कि वे मर गए। और डंबलडोर ने इस बात पर यकीन कर लिया? ल्यूपिन ने हैरानी से कहा,
डम्बलडोर ने इस बात पर विश्वास कर लिया कि स्नेप को जेम्स की मौत पर अफसोस है। स्नेप जेम्स से नफरत करता था और उसे मेरी मां की भी कोई परवाह नहीं थी, हैरी ने कहा, क्योंकि वे मगलू परिवार में पैदा हुई थीं। उसने उन्हें बदजात कहा था। किसी ने भी हैरी से ये नहीं पूछा कि वो ये बात कैसे जानता था। वे सभी दहशत और सदमे में खोए हुए थे तथा जो हुआ था उसकी भयंकर सच्चाई को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब मेरी गलती है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने अचानक कहा। वे परेशान लग रही थीं और अपने गीले रुमाल को अपने हाथों में घुमा रही थीं। मेरी गलती। मैंने ही फिलियस को आज रात को स्नेप को बुलाने के लिए भेजा था। मैंने उसे दरअसल हमारी मदद के लिए बुलाया था। अगर मैंने स्नेप को इस घटना की चेतावनी नहीं दी होती तो वह कभी प्राण भक्षियों का साथ नहीं दे पाता। मुझे नहीं लगता कि फिलियस के बताने से पहले उसे उनके आने की जानकारी थी। मुझे नहीं लगता उसे यह पहले से मालूम था कि प्राण भक्षी आ रहे हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है मिनर्वा, ल्यूपिन ने दृढ़ता से कहा। हम सभी को और ज्यादा समर्थकों की जरूरत थी। हम ये सोचकर खुश थे कि स्नेप आ रहा है। तो जब वो लड़ने आया तो प्राण भक्षियों के साथ मिल गया? हैरी ने पूछा, जो स्नेप के दोगलेपन और बदनामी का पूरा विवरण सुनना चाहता था ताकि उससे नफरत करने के और कारण बटोर सके तथा प्रतिशोध लेने का संकल्प कर सके। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने विचलित होते हुए कहा। यह बड़ा दुविधापूर्ण है। डम्बलडोर ने हमसे कहा था कि वे कुछ घंटों के लिए स्कूल छोड़कर जा रहे हैं और हमें सावधानी के तौर पर गलियारों में पहरा देना है। रीमस, बिल और निम्फेडोरा हमारे साथ रहने वाले थे। हमने पहरेदारी की। सब कुछ शांत लग रहा था। स्कूल से बाहर जाने वाले हर खुफिया रास्ते पर नजर रखी जा रही थी। हम जानते थे कि कोई उड़कर अंदर नहीं आ सकता। महल के हर प्रवेश द्वार पर सशक्त जादू था। मैं अब भी नहीं जान पाई हूं कि प्राण भक्षी अंदर कैसे आ गए। मैं जानता हूं, हैरी ने कहा और संक्षेप में गायब होने वाली अलमारी के जोड़े तथा उनके बीच बनने वाले जादुई रास्ते के बारे में बता दिया। वे लोग आवश्यकता कक्ष के रास्ते से अंदर आए थे। अनिच्छा से उसने रॉन और हरमाइनी की तरफ देखा, जो दोनों ही बहुत दुखी लग रहे थे। मुझसे गड़बड़ हुई थी हैरी, रॉन ने उदासी से कहा। हमने वही किया जो तुमने कहा था। हमने नक्शे में देखा और जब हमें मैलफॉय नहीं दिखा तो हमने सोचा कि वो आवश्यकता कक्ष में होगा। इसलिए मैं, जिनी और नेविल उस पर निगरानी करने लगे, लेकिन मैलफॉय हमारे पास से निकल गया। जब हमें पहरा देते देते लगभग 1 घंटा हो चुका था तब वो कमरे से बाहर निकला, जिनी बोली। वो अकेला था और उस भयंकर सिकुड़े हुए हाथ को पकड़े था। वो हाथ जो संपत्ति दिलाए, रॉन ने कहा। याद है, वो हाथ सिर्फ पकड़ने वाले को ही रोशनी देता है। खैर, जिनी आगे बोली, वो ये जांच कर रहा होगा कि प्राण भक्षियों को बाहर निकालने के लिए रास्ता साफ है या नहीं, क्योंकि हमें देखते ही उसने हवा में कुछ उछाल दिया जिससे घुप अंधेरा छा गया। पेरू का तत्काल अंधकार चूर्ण, रॉन ने कटुता से कहा। इसे फ्रेड और जॉर्ज की दुकान से खरीदा गया था। मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा कि वे अपना सामान कैसे कैसे लोगों को बेचते हैं। हमने हर चीज आजमा कर देखी। प्रकाशित भाव, अग्निकांडो, जिनी बोली। कोई भी चीज उस अंधेरे को दूर नहीं कर पाई। हम बस टटोलते हुए उस गलियारे से बाहर निकल सकते थे और इस दौरान हमें अपने पास से कई लोगों की तेजी से जाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जाहिर है मैलफॉय को उस खाद के कारण दिख रहा था और वो उन्हें राह दिखा रहा था, लेकिन हम कोई शाप या मंत्र मारने की हिम्मत इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें डर था कि कहीं वो हमारे ही दल के किसी व्यक्ति को न लग जाए। जब तक हम रोशनी वाले दूसरे गलियारे में पहुंचे तब तक वे जा चुके थे। ल्यूपिन ने भर्राई आवाज में कहा। खुशकिस्मती से रॉन, जिनी और नेविल लगभग तत्काल ही हमसे टकरा गए और उन्होंने हमें बता दिया कि क्या हुआ था। हमने कुछ मिनट बाद ही प्राण भक्षियों को घेर लिया, जो खगोल शास्त्र की मीनार की दिशा में जा रहे थे। ये साफ था कि मैलफॉय को निगरानी के लिए और लोगों के होने की उम्मीद नहीं थी। चाहे जो हो, लगता था उसका अंधकार चूर्ण खत्म हो गया था। लड़ाई छिड़ गई, वे तितर बितर हो गए और हमने उनका पीछा किया। उनमें से एक प्राण भक्षी गिबन भागकर मीनार की सीढ़ियां चढ़ने लगा। निशान उत्पन्न करने के लिए, हैरी ने कहा। हाँ, शायद उसी के लिए। उन्होंने आवश्यकता कक्ष से निकलने से पहले ये योजना बना ली होगी, ल्यूपिन ने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गिबन को वहां पर अकेले डम्बलडोर का इंतजार करने का विचार पसंद आया,
क्योंकि वो कुछ ही समय बाद सीढ़ियों से नीचे भागता हुआ आया और दोबारा लड़ाई में शामिल हो गया। एक मारक शाप ने उसकी जान ले ली, जिससे मैं बाल बाल बचा था। हैरी ने हरमाइनी की तरफ मुड़ते हुए पूछा, जब रॉन, जिनी और नेविल आवश्यकता कक्ष पर नजर रख रहे थे तो तुम कहाँ? स्नेप के ऑफिस के बाहर थी, हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा, और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। लूना के साथ हम घंटों तक बाहर खड़े रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम ये नहीं जानते थे कि ऊपर क्या हो रहा था। नक्शा रॉन के पास था। लगभग आधी रात हो चुकी थी, तभी प्रोफेसर फ्लिटविक भागते हुए तहखाने में आए। वे महल में प्राण बख्शियों के आने के बारे में चिल्ला रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया था कि लूना और मैं वहां खड़ी थी। वे तो स्नेप के ऑफिस में घुसे और हमने उन्हें ये कहते सुना कि स्नेप को उनके साथ चलकर मदद करनी है। फिर हमें एक जोरदार प्रहार की आवाज आई और स्नेप जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने हमें देखा और क्या? हैरी ने उसे आगे बोलने के लिए प्रेरित किया। मैं कितनी मूर्ख थी हैरी, हरमाइनी ने तेज फुसफुसाहट जैसे स्वर में कहा। स्नेप ने कहा कि प्रोफेसर फ्लिटविक गिर गए हैं और हमें जाकर उन्हें संभालना चाहिए, जबकि वो प्राण बख्शियों से लड़ने जा रहा है। उसने अपना चेहरा शर्म से छिपा लिया और अपनी उंगलियों के बीच से बोलती रही, जिससे उसकी आवाज दब गई। हम स्नेप के ऑफिस में ये देखने गए कि क्या हम प्रोफेसर फ्लिटविक की मदद कर सकते हैं। वहां पहुंचने पर हमने देखा कि वे फर्श पर बेहोश पड़े थे और ओह, अब यह कितना स्पष्ट है कि स्नेप ने फ्लिटविक को स्तब्ध कर दिया होगा। लेकिन हमें उस वक्त इस बात का एहसास नहीं हुआ हैरी, हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ। हमने स्नेप को निकल जाने दिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ल्यूपिन ने दृढ़ता से कहा। हरमाइनी, अगर तुमने स्नेप की बात नहीं मानी होती और उसके रास्ते से नहीं हटी होती तो शायद उसने तुम्हारी और लूना की हत्या कर दी होती। फिर वो ऊपर की मंजिल पर गया, हैरी ने कहा, और कल्पना की कि स्नेप संगमरमर की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। कल्पना में हैरी ने देखा कि स्नेप के काले दुशाले हमेशा की तरह उसके पीछे उड़ रहे हैं और ऊपर जाते समय वो अपने चोगे में से छड़ी निकाल रहा है और वो उस जगह तक पहुंच गया जहां आप लोग लड़ रहे थे। हम मुश्किल में थे, हम हार रहे थे, टोंक्स ने धीमी आवाज में कहा। गिबन मर गया था, लेकिन बाकी के प्राण भक्षी आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार दिख रहे थे। नेविल घायल हो चुका था, बिल को ग्रैबैक ने घायल कर दिया था, घुप अंधेरा था, शाप हर तरफ उड़ रहे थे। मेलफॉय लड़का गायब हो गया था, वो भागकर मीनार की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ गया होगा। फिर उसके पीछे कुछ प्राण भक्षी भी भाग गए, लेकिन उनमें से एक ने किसी तरह के शाप से सीढ़ियों का रास्ता बंद कर दिया। नेविल जब उस तरफ भागा तो टकराकर हवा में पीछे फेंका गया। हम में से कोई भी उसे पार नहीं कर पाया, रॉन ने कहा, और वो ऊंचा पूरा प्राण भक्षी हर तरफ मंत्रों की बौछार कर रहा था जो दीवारों से टकराकर हमसे जरा सी दूर से निकल रहे थे। और फिर स्नेप वहां गया, टोंक्स ने कहा, और जरा सी देर में जिनी बोली, मैंने उसे हमारी तरफ भागते हुए देखा था, लेकिन उस पूरे प्राणभक्षी ने उसके ठीक बाद मुझ पर मंत्र मार दिया। मुझे झुकना पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भटक गया। ल्यूपिन बोले, मैंने उसे शापित बैरियर में से सीधे ऊपर जाते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैरियर हो ही नहीं। मैंने भी उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन मैं नेविल की तरह पीछे फेंका गया। उसे कोई ऐसा मंत्र आता होगा जो हमें नहीं आता, मैकगोनागल धीरे से बोली। आखिर वो गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर था। मुझे तो बस यही लगा था कि वो प्राण भक्षियों के पीछे भागने की जल्दी में था, जो बचकर मीनार में पहुंच गए हैं। वो जल्दी में तो था, हैरी ने आवेश में कहा, लेकिन उन्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए। और मैं शर्त लगाता हूं कि उस बैरियर को पार करने के लिए हाथ पर मौत का निशान होना जरूरी होगा। तो उसके नीचे आने के बाद क्या हुआ? बड़े प्राण भक्षी ने उसी समय एक मंत्र मारा, जिससे आधी छत गिर गई और उसके कारण वो शाप भी खत्म हो गया, जो सीढ़ियों पर बाधा बना हुआ था। लुपिन ने कहा, हम आगे की तरफ भागे। मेरा मतलब है, हम में से जो लोग अब भी खड़े हुए थे वे भागे। इसके बाद स्नेप और वो लड़का धूल में से बाहर निकले। जाहिर है हम में से किसी ने उन पर हमला नहीं किया, हमने उन्हें निकल जाने दिया, टोंक्स ने खोखली आवाज में कहा। हमने सोचा कि प्राण भक्षी उनका पीछा कर रहे थे, और फिर बाकी प्राण भक्षी और ग्रेबैक लौट आए तथा हम दोबारा लड़ने लगे।
मुझे लगा कि स्नेप चिल्लाकर कुछ कह रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती कि उसने क्या कहा था। उसने चिल्लाकर कहा था, काम पूरा हो गया। हैरी ने कहा, वो जो काम करना चाहता था वो उसने कर दिया था। वे सभी खामोश हो गए। ज्वाला का विलाप अब भी बाहर के अंधेरे मैदान में गूंज रहा था। जब संगीत हवा में तैर रहा था तो हैरी के मस्तिष्क में अनायास अप्रिय विचार आ गए। क्या अब तक उन्होंने डंबलडोर के शरीर को मीनार के नीचे से हटा दिया होगा? अब क्या होगा? उन्हें कहाँ दफनाया जाएगा? उसने अपनी जेब में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे दाहिने हाथ पर नकली होर्क्रक्स का ठोस आकार महसूस हो रहा था। अस्पताल का दरवाजा तेजी से खुला, जिससे वे सभी चौंक गए। मिस्टर और मिसेज वीजली वार्ड में धड़धड़ाते हुए आ रहे थे। फ्लर उनके ठीक पीछे थी और उसका सुंदर चेहरा दहशत से भरा हुआ था। मॉली, आर्थर, प्रोफेसर मैकगोनेगल ने उछलते और जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे बहुत अफसोस है। बिल, मिसेस बीजली ने बहुत धीमी आवाज में कहा, और वे प्रोफेसर मैकगोनेगल के पास से तेजी से गुजरी। जब उन्होंने बिल का अक्षत विक्षत चेहरा देखा, ओह बिल! ल्यूपिन और टोंक्स जल्दी से उठकर पीछे हट गए ताकि मिस्टर और मिसेस वीजली पलंग के पास पहुंच सकें। मिसेस वीजली अपने बेटे पर झुकी और अपने होंठ उसके लहूलुहान माथे पर लगा दिए। आपने बताया था कि ग्रैबेक ने उस पर हमला किया था? मिस्टर वीजली ने प्रोफेसर मैकगोनेगल से पूछा। लेकिन उस वक्त ग्रैबेक ने रूप नहीं बदला था। तो इसका क्या मतलब है? बिल को क्या होगा? अभी हम कुछ नहीं जानते, प्रोफेसर मैकगोनेगल ने ल्यूपिन की तरफ असहायता से देखते हुए कहा। शायद कुछ संक्रमण होगा, आर्थर, ल्यूपिन ने कहा। यह एक अजीब मामला है, संभवतः अनूठा। हम नहीं जानते कि जब वो जागेगा तो उसका व्यवहार कैसा होगा। मिसेस वीजली ने मैडम पॉम्फ्री से बदबूदार मलहम लिया और बिल के घावों पर लगाने लगी। और डंबलडोर? मिस्टर वीजली ने कहा। मिनर्वा, क्या ये सच है? क्या वे सचमुच? जब प्रोफेसर मैकगोनेगल ने सिर हिलाया तो हैरी ने जिनी को अपने पास हिलते हुए महसूस किया। उसने जिनी की तरफ देखा। उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखें फ्लर पर टिकी थीं, जो हतप्रभ होकर बिल की तरफ देख रही थी। डंबलडोर चले गए। मिस्टर वीजली फुसफुसा कर बोले, लेकिन मिसेस वीजली की आंखें तो अपने सबसे बड़े बेटे पर ही टिकी हुई थी। वे सुबकने लगी और उनके आंसू बिल के विकृत चेहरे पर गिरने लगे। जाहिर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसा दिखता है। ये दरअसल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो बहुत ही सुंदर लड़का था, हमेशा बहुत सुंदर, और उसकी शादी होने वाली थी। इस बात से आपका क्या मतलब है? फ्लर ने अचानक जोर से कहा। आपका क्या मतलब है कि उसकी शादी होने वाली थी? मिसेस वीजली ने अपना आंसुओं से सना चेहरा उठाया। वे हैरान दिख रही थीं। देखो, सिर्फ यही। आपको लगता है कि बिल अब मुझसे शादी करना नहीं चाहेगा? फ्लर ने पूछा। आपको लगता है कि इन चोटों के कारण वो मुझसे प्यार नहीं करेगी? नहीं, मेरा मतलब ये। लेकिन वो करेगा, फ्लर ने कहा। वो तनकर खड़ी हो गई और अपने चांदी जैसे बालों की लंबी चोटी पीछे की तरफ उछाल दी। बिल मुझसे प्यार करना छोड़ दे, ये किसी नर भेड़िए के वश में नहीं है। हाँ, मुझे यकीन है, मिसेस वीजली ने कहा। लेकिन मैंने सोचा शायद उसकी स्थिति को देखते हुए आपने सोचा था कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहूंगी, या शायद आपको ये उम्मीद थी? फ्लर ने अपने नथुने फुलाते हुए कहा। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो कैसा दिखता है। मुझे लगता है कि मेरी सुंदरता ही हम दोनों के लिए काफी है। ये घाव इस बात का सबूत है कि मेरा पति बहादुर है और मैं उससे शादी जरूर करूंगी, उसने आवेश में कहा और मिसेस वीजली को हटाते हुए उनसे मलहम छीन लिया। मिसेस वीजली अपने पति के करीब पहुंच गईं और फ्लर को बिल के घाव साफ करते हुए देखती रहीं। उनके चेहरे पर बड़ा ही अजीब भाव था। किसी ने कुछ नहीं कहा। हैरी की तो हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। बाकी सबकी तरह वो भी विस्फोट का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद मिसेस वीजली बोली, हमारी नानी की बहन मुरियल के पास एक बहुत सुंदर मुकुट है। उसे पिशाचों ने बनाया है। मैं उन्हें मना लूंगी कि वे शादी में तुम्हें वो पहनने के लिए दे दें। वे बिल से बहुत प्यार करती हैं। वो मुकुट तुम्हारे बालों पर सुंदर दिखेगा। धन्यवाद, फिलर ने सख्ती से कहा। मुझे यकीन है कि वो सुंदर होगा। और फिर हैरी ये नहीं देख पाया कि यह कैसे हुआ। दोनों औरतें रोने लगीं और एक दूसरे के गले लग गईं, पूरी तरह चकराते हुए, जैसे इस बात पर हैरान हो कि दुनिया पागल हो गई है।
उसने मुड़कर देखा। रॉन भी हैरी जितना ही स्तब्ध दिख रहा था। उधर जिनी और हरमाइनी ने हैरानी भरी निगाह मिलाई। देखा, एक तनाव भरी आवाज आई। टोंक्स ल्यूपिन को गुस्से से देख रही थी। वो अब भी उससे शादी करना चाहती है। भले ही उसे नर भेड़िए ने काट लिया है, उसे परवाह नहीं है। ये मामला अलग है, ल्यूपिन ने कहा। वे अपने होंठ बहुत कम हिला रहे थे और अचानक बहुत तनाव में दिखने लगे थे। बिल पूरा नर भेड़िया नहीं है, बाकी मामले बिल्कुल। लेकिन मुझे भी परवाह नहीं है, मुझे भी परवाह नहीं है। टोंक्स ने ल्यूपिन के दुशाले का अगला हिस्सा पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा। मैं तुम्हें लाख बार बता चुकी हूं। और तब हैरी के सामने टोंक्स के पितृदेव और उसके चूहे जैसे रंग के बालों का कारण अचानक स्पष्ट हो गया। वो जान गया कि वो क्यों डंबलडोर के पास भागती हुई आई थी। जब उसने ये अफवाह सुनी कि ग्रेबेक ने किसी पर हमला कर दिया था, वो सीरियस नहीं था जिससे टोंक्स प्यार करती थी। और मैं भी तुम्हें लाख बार बता चुका हूं। ल्यूपिन ने उससे नजरें नहीं मिलाई, बल्कि फर्श की तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिहाज से बहुत बूढ़ा, बहुत गरीब, बहुत खतरनाक हूं। मैं तो हमेशा से कह रही हूं रीमस कि तुम इस मामले में मूर्खता कर रहे हो, मिसेस वीजली ने फ्लर के कंधे के ऊपर से कहा जब उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। मैं मूर्खता नहीं कर रहा हूं, ल्यूपिन ने कहा। टोंक्स को किसी जवान और पूरे आदमी से शादी करनी चाहिए। लेकिन वो तुमसे शादी करना चाहती है, मिस्टर वीजली ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। और रीमस, ये जरूरी तो नहीं है कि पूरे आदमी हमेशा ही पूरे बने रहे। उन्होंने दुख से अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, जो उनके बीच में लेटा हुआ था। ये इन मामलों पर बातचीत करने का समय नहीं है, ल्यूपिन ने बाकी सबसे नजरें चुराते हुए कहा, जब उन्होंने विचलित होकर चारों तरफ देखा। डंबलडोर मर चुके हैं। इस बात से डंबलडोर से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती कि दुनिया में प्रेम थोड़ा और बढ़ गया है। प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। जब अस्पताल का दरवाजा दोबारा खुला और हैग्रिड अंदर आ गया। हैग्रिड के चेहरे का जो हिस्सा बालों या दाढ़ी से नहीं ढका था, वो गीला और सूजा हुआ था। वो आंसुओं के साथ कांप रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा धारीदार रुमाल था। हमने वो काम कर दिया है प्रोफेसर, उसने रुंधे गले से कहा। उन्हें हटा दिया। प्रोफेसर स्प्राउट ने बच्चों को वापस बिस्तर पर भेज दिया है। प्रोफेसर फिल्टविक लेटे हुए हैं, लेकिन वे कहते हैं कि वे कुछ समय में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और प्रोफेसर स्लगहोर्न कहते हैं कि उन्होंने मंत्रालय को खबर कर दी है। धन्यवाद हैग्रिड। प्रोफेसर मैकगोनागल एकाएक खड़ी हुई और बिल के पलंग के पास के समूह की तरफ मुड़कर बोली, जब मंत्रालय के लोग यहाँ आएंगे तो मुझे उनसे मिलना होगा। हैग्रिड, कृपया सभी हाउस प्रमुखों से कह दो, स्लगहोर्न नाग शक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, कि मैं उन सभी से तत्काल अपने ऑफिस में मिलना चाहती हूँ। मैं चाहूंगी कि तुम भी वहीं आ जाओ। जब हैग्रिड सिर हिलाकर मुड़ा और पैर घसीटता हुआ कमरे से बाहर चला गया, तो मैकगोनागल ने हैरी की तरफ देखा। उनसे मिलने से पहले मैं तुमसे जल्दी से कुछ बात करना चाहूंगी हैरी, मेरे साथ चलो। हैरी खड़ा हो गया। वो रॉन, हरमाइनी और जिनी से बुदबुदा कर बोला, मिलते हैं। फिर वो प्रोफेसर मैकगोनागल के पीछे पीछे वार्ड से बाहर निकल गया। बाहर गलियारे वीरान थे, सिर्फ दूर से आता माया पंछी का संगीत सुनाई दे रहा था। कई मिनट बाद हैरी को यह एहसास हुआ कि वे प्रोफेसर मैकगोनागल के नहीं, बल्कि डंबलडोर के ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि जाहिर है वे डिप्टी हेडमिस्ट्रेस थीं, इसलिए अब वे हेडमिस्ट्रेस बन गई हैं। इसलिए गॉरगॉयल के पीछे वाला कमरा अब उनका है। खामोशी के साथ वे स्वचलित घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़े और गोल ऑफिस में दाखिल हुए। वो नहीं जानता था कि उसे क्या उम्मीद थी कि कमरा काले पर्दों से ढका होगा या फिर डंबलडोर का शरीर वहां पड़ा होगा। सच तो ये था कि ऑफिस लगभग वैसा ही दिख रहा था जैसा तब था जब वो और डंबलडोर कुछ घंटे पहले यहां से गए थे। चांदी के यंत्र जर्जर टेबलों पर धुआं निकाल रहे थे। गरुड़द्वार की तलवार कांच के केस में चांदनी में चमक रही थी। चुनने वाली टोपी डेस्क के पीछे वाले शेल्फ पर रखी थी, लेकिन ज्वाला का अड्डा खाली था। वो अब भी मैदान में विलाप कर रहा था और हॉगवर्ट्स के मृत हेडमास्टरों और हेडमिस्ट्रेसेस की कतार में एक नई तस्वीर लग चुकी थी। डंबलडोर डेस्क के ऊपर एक सुनहरे फ्रेम में आराम कर रहे थे। उनका आधे चांद के आकार का चश्मा उनकी मुड़ी हुई नाक के ऊपर रखा था और वे शांत लग रहे थे।
इस तस्वीर पर एक नजर डालने के बाद प्रोफेसर मैकगोनागल ने एक अजीब हरकत की, जैसे वो खुद को मजबूत कर रही हों। फिर उन्होंने डेस्क पर घूमकर हैरी की तरफ देखा। उनका चेहरा तना हुआ था और उस पर झुर्रियां थीं। हैरी, उन्होंने कहा, मैं ये जानना चाहूंगी कि तुम और डम्बलडोर स्कूल से कहाँ गए थे और क्या करने गए थे। मैं आपको नहीं बता सकता प्रोफेसर, हैरी ने कहा। उसे इस सवाल की उम्मीद थी और वो इसका जवाब भी सोच चुका था। यहीं पर इसी कमरे में डम्बलडोर ने उससे कहा था कि वो उनके सबक के बारे में रॉन और हरमाइनी के अलावा किसी और को नहीं बता सकता था। हैरी, ये महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रोफेसर मैकगोनागल बोली। ये महत्वपूर्ण है, हैरी ने कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि मैं ये बात किसी को बताऊं। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उसे गुस्से से घूरा। पॉटर, हैरी का ध्यान इस तरफ गया कि वे अब उसे उसके सरनेम से पुकार रही थी। मुझे लगता है कि प्रोफेसर डम्बलडोर की मृत्यु के बाद तुम्हें यह विचार करना चाहिए कि स्थिति अब बदल गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता, हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। प्रोफेसर डम्बलडोर ने मुझसे यह कभी नहीं कहा कि उनकी मौत के बाद मुझे उनके आदेशों का पालन नहीं करना है। लेकिन सिर्फ एक चीज है जो मंत्रालय के यहाँ जाने से पहले आपको जान लेनी चाहिए। मैडम रोजमार्टा सम्मोहन श्राप की शिकार हैं। वे मेल्फॉय और प्राणभक्षियों की मदद कर रही थीं। इसी तरह वो हार और जहर मिली शराब। रोजमार्टा? प्रोफेसर मैकगोनागल ने अविश्वास से कहा। लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ कह पाएं, उनके पीछे दरवाजे पर दस्तक हुई और प्रोफेसर स्प्राउट, फिल्टविक तथा स्लगहॉर्न कमरे में आ गए। उनके पीछे हैग्रिड था, जो अब भी काफी रो रहा था और उसका विशाल शरीर दुख से कांप रहा था। स्नेप, स्लगहॉर्न बोले, जो बहुत हिले हुए, पीले और पसीना पसीना दिख रहे थे। स्नेप, मैंने उसे पढ़ाया था। मुझे लगता था कि मैं उसे जानता था। लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई भी इस बात पर कुछ कह पाए, दीवार से एक तीखी आवाज आई। एक पीले चेहरे वाला जादूगर, जिसने एक छोटा काला झब्बा पहन रखा था, अपने खाली कैनवास में अभी अभी आया था। मिनर्वा, मंत्री जी कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। वे अभी अभी मंत्रालय से अंतर ध्यान हुए हैं। धन्यवाद एब्रॉड, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा और वे जल्दी से टीचर्स की तरफ मुड़ी। उन्होंने जल्दी से कहा, उनके आने से पहले मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि हॉगवर्ट्स का क्या होगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि स्कूल को अगले साल दोबारा खुलना चाहिए। अपनी एक सहकर्मी के हाथों हेडमास्टर की मौत हॉगवर्ट्स के इतिहास पर एक भयंकर कलंक है। ये भयंकर है। मुझे पूरा यकीन है कि डम्बलडोर इस स्कूल को खुला रखना चाहते होंगे, प्रोफेसर स्प्राउट बोली। मुझे तो लगता है कि अगर एक भी विद्यार्थी यहाँ आना चाहता है तो स्कूल को उस एक विद्यार्थी के लिए भी खुलना चाहिए। लेकिन इसके बाद हमें एक विद्यार्थी भी कहाँ मिलेगा? स्लगहॉर्न ने कहा, जो अब एक रेशमी रुमाल से अपनी पसीना पसीना मुंहों को पोंछ रहे थे। माता पिता अपने बच्चों को घर पर रखना चाहेंगे और मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये नहीं लगता कि हमें हॉगवर्ट्स में बाकी जगहों से ज्यादा खतरा है। लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि माताएं ऐसा सोचेंगी। वे अपने परिवार को एक साथ रखना चाहेंगी, जो स्वाभाविक भी है। मैं सहमत हूं, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। और चाहे जो हो, ये कहना सच नहीं है कि डम्बलडोर ने हॉगवर्ट्स के बंद होने की कभी कल्पना ही नहीं की थी। जब रहस्यमय तहखाना दोबारा खुला था तो उन्होंने स्कूल बंद करने के बारे में विचार किया था। और मुझे कहना होगा कि महल के नीचे नाग शक्ति के किसी भयंकर प्राणी के छिपे रहने के बजाय प्रोफेसर डम्बलडोर की हत्या मेरे लिए ज्यादा परेशानी की बात है। हमें गवर्नरों से बातचीत करनी चाहिए, प्रोफेसर फिल्टविक ने चूं चूं करती आवाज में कहा। उनके माथे पर एक बड़ा निशान था, लेकिन इसके अलावा स्नेप के ऑफिस में गिरने की कोई निशानी नहीं थी। हमें स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हैग्रिड, तुमने कुछ नहीं कहा, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। तुम्हारा क्या विचार है? क्या हॉगवर्ट्स खुला रहना चाहिए? पूरी बातचीत के दौरान अपने बड़े धब्बेदार रुमाल में चुपचाप रो रहे हैग्रिड ने अब अपनी सूजी हुई लाल आंखें उठाईं और बोला, हम नहीं जानते प्रोफेसर। ये निर्णय लेना तो हाउस प्रमुखों और हेडमास्टर के हाथ में है। प्रोफेसर डम्बलडोर हमेशा तुम्हारी राय की कद्र करते थे, प्रोफेसर मैकगोनागल ने दयालुता से कहा। और मैं भी करती हूं। देखिए, हम तो रुकेंगे, हैग्रिड ने कहा।
उसकी आंखों के कोनों से मोटे मोटे आंसू अब भी बह रहे थे और फिसलकर उसकी उलझी हुई दाढ़ी तक आ रहे थे। ये हमारा घर है। ये तब से हमारा घर है जब हमारी उम्र 13 साल थी, और अगर यहाँ के बच्चे चाहते हैं कि हम उन्हें पढ़ाएं तो हम उन्हें पढ़ाएंगे, लेकिन हम नहीं जानते डंबलडोर के बिना हॉगवर्ट्स। उसने थूक गटका और एक बार फिर रुमाल के पीछे मुंह छिपा लिया। दोबारा खामोशी छा गई। तो ठीक है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने खिड़की से मैदान की तरफ देखा ताकि ये जांच कर सकें कि मंत्री आ रहे हैं या नहीं। तब तो मुझे फिल टविक की बात से सहमत होना होगा और सही काम गवर्नर से परामर्श लेना है, जो अंतिम निर्णय लेंगे। अब जहां तक विद्यार्थियों के घर जाने का सवाल है, एक तर्क दिया जा रहा है कि इसे देर से करने के बजाय जल्दी कर दिया जाए। अगर जरूरत हो तो हम हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस कल ही बुलवा सकते हैं। और डंबलडोर की अंत्येष्टि? हैरी ने आखिरकार कहा। देखो, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, और उनकी आवाज थोड़ी कांप गई। मैं जानती हूं कि डंबलडोर की इच्छा ये थी कि उन्हें यहीं हॉगवर्ट्स में ही दफनाया जाए। तो फिर यही होगा, है ना? हैरी ने आवेश में कहा। अगर मंत्रालय को यह उचित लगे, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, यहां पर आज तक किसी भी अन्य हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को दफनाया नहीं। किसी और हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस ने स्कूल को उनसे ज्यादा दिया भी नहीं है। हैग्रिड घुर्राता हुआ बोला। हॉगवर्ट्स ही डंबलडोर के चिरविश्राम की जगह होनी चाहिए, प्रोफेसर फिल्टविक ने कहा। बिल्कुल, प्रोफेसर स्प्राउट ने कहा। और इस स्थिति में, हैरी ने कहा, आपको विद्यार्थियों को तब तक घर नहीं भेजना चाहिए जब तक कि अंत्येष्टि नहीं हो जाती। विद्यार्थी उन्हें... आखिरी शब्द उसके गले में अटक गए, लेकिन प्रोफेसर स्प्राउट ने उसकी बात पूरी कर दी। श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? बहुत ठीक, प्रोफेसर फिल्टविक ने चूं-चूं करते हुए कहा। सचमुच बहुत ठीक बात कही। हमारे विद्यार्थी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, ये उचित है। हम उसके बाद उन्हें घर भेज सकते हैं। मैं इस बात का समर्थन करती हूँ, प्रोफेसर स्प्राउट ने तेज आवाज में कहा। मुझे लगता है... हाँ, स्लगहॉर्न ने थोड़ी आंदोलित आवाज में कहा, जब हैग्रिड ने दबी हुई सिसकी के साथ हाँ भरी। वे आ रहे हैं, प्रोफेसर मैकगोनागल ने मैदान में नीचे देखते हुए अचानक कहा। मंत्री जी, और मुझे लगता है कि वे अपने साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी ला रहे हैं। क्या मैं जा सकता हूं प्रोफेसर? हैरी ने तत्काल कहा। उसकी आज रात रूफस स्किममैकगियर को देखने या उनके सवालों के जवाब देने की कतई इच्छा नहीं थी। तुम जा सकते हो, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, और जल्दी करो। वे दरवाजे की तरफ बढ़ी और उन्होंने उसे खोल दिया। हैरी तेजी से घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरकर वीरान गलियारे में पहुंच गया। वो अपना चोगा खगोल शास्त्र की मीनार के ऊपर छोड़ आया था, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। गलियारों में उसे देखने के लिए कोई नहीं था। फिल्च, मिसेस नॉरिस या पीब्स भी नहीं। उसे तब तक कोई नहीं मिला जब तक कि वो गरुड़ द्वार के कॉमन रूम तक जाने वाले गलियारे में नहीं पहुंच गया। क्या ये सच है? मोटी औरत ने पूछा। जब वो उसके पास पहुंचा, क्या ये सच है? डंबलडोर मर गए? हाँ, हैरी ने कहा। मोटी औरत ने रोने की आवाज निकाली और पासवर्ड का इंतजार किए बिना उसे दाखिल करने के लिए आगे झुक गई। जैसा हैरी को अंदाजा था, कॉमन रूम खचाखच भरा हुआ था। जब वो तस्वीर के छेद को लांघ कर अंदर गया तो खामोशी छा गई। उसने डीन और सीमस को पास वाले समूह में बैठे देखा। इसका मतलब है कि कमरा खाली होगा या लगभग खाली होगा। बिना किसी से कुछ बोले ये नजरें मिलाए वो सीधा कमरे के पार गया और दरवाजे से होता हुआ लड़कों के कमरों की तरफ चल दिया। जैसी उसे उम्मीद थी, रॉन उसका इंतजार कर रहा था। वो पूरे कपड़े पहनकर अपने पलंग पर बैठा था। हैरी भी अपने पलंग पर बैठ गया और एक पल के लिए वे एक दूसरे को एकटक देखते रहे। वे लोग स्कूल बंद करने के बारे में बात कर रहे हैं, हैरी ने कहा। ल्यूपिन ने कहा था कि वे ऐसा ही करेंगे, रॉन बोला। खामोशी छा गई। तो रॉन ने बहुत धीरे से कहा, जैसे उसे लग रहा हो कि फर्नीचर उनकी बात सुन सकता हो। क्या तुम्हें मिल गया? क्या तुम्हें मिल गया होर्क्रक्स? हैरी ने अपना सिर हिलाया। उस काली झील के पास जो कुछ हुआ था वो अब एक पुराना सपना लग रहा था। क्या ये सचमुच हुआ था? और वो भी सिर्फ कुछ घंटे पहले? तुम्हें वो नहीं मिला?
रॉन ने निशान देखते हुए कहा। वो वहां नहीं था? नहीं, हैरी ने कहा। कोई उसे पहले ही ले जा चुका था और उसकी जगह पर एक नकली हॉर्क्रक्स रख गया था। पहले ही ले जा चुका था? बिना कुछ कहे हैरी ने अपनी जेब से नकली लॉकेट निकाला और उसे खोलकर रॉन को दे दिया। पूरी कहानी इंतजार कर सकती थी। आज रात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिवाय अंत के कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं थी। उनके महत्वहीन रोमांच का अंत, डंबलडोर के जीवन का अंत। RAB, रॉन फुसफुसाकर बोला। लेकिन वो कौन था? क्या पता। हैरी ने पूरे कपड़ों में ही अपने पलंग पर लेटते हुए और ऊपर की तरफ सूनेपन से घूरते हुए कहा। उसे RAB के बारे में कोई जिज्ञासा महसूस नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसे दोबारा कभी जिज्ञासा महसूस ही नहीं होगी। जब वो वहां लेटा था तो अचानक उसे एहसास हुआ कि मैदान में अब खामोशी छा गई थी। ज्वाला ने अब गाना बंद कर दिया था और फिर वो जान गया, हालांकि उसे पता नहीं था कि वो ये बात कैसे जान गया कि ज्वाला चला गया था, हॉगवर्ट्स को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। जिस तरह से डंबलडोर स्कूल छोड़कर चले गए थे, दुनिया छोड़कर चले गए थे, हैरी को छोड़कर चले गए थे।